Hello, assalamu alaikum. My name is Adan Iqbal. I welcome all of you. And in this video, we are going to talk about an experiment from 612 lab, which is to observe the effect of the anticoagulant drug in the rat. So before we talk about an experiment, first we will try to understand what is coagulation, and then we will able to know the meaning of the anticoagulant effect. तो coagulation का मतलब ये है कि soluble fibrinogen का insoluble फिब्रिन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाना कोएगुलेशन कहलाता है। ये जो फिब्रोनोजेन है ये हमारी ब्लड के अंदर प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होती है। अब एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ब्लड जो आपका ट्रैवल कर रहा होता है ब्लड वेसल्स में, ये नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है इस टाइम पे। और जैसे ही हमारी बॉडी में कहीं इंजरी या डैमेज होती है और उस डैमेज इंजरी होने की वजह से ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती हैं, तो ब्लड वहाँ से लीक होना शुरू जब होता है तो ब्लड कोएगुलेट होना शुरू हो जाता है ताकि उस इंजरी के पॉइंट को वो सील कर सके ताकि ब्लड वहाँ से लीक ना हो पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ब्लड का कांटेक्ट ब्लड वेसल्स के अलावा किसी जगह से हुआ तो ब्लड ने कोएगुलेट होना शुरू हो गया। यानी कि ब्लड के अंदर जो प्रोटीन जो कि हमारी फिब्रोनोजेन मौजूद थी, जो कि नॉर्मली सॉल्युबल थी ब्लड के अंदर, लेकिन जैसे ही इंजरी हुई ब्लड वेसल्स को, अब ब्लड लीक होने जब शुरू हुआ तो ब्लड ने अपने सॉल्युबल फिब्रोनोजेन को इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया ताकि ब्लड उस जगह पे कोएगुलेट कर जाए, ताकि उस जगह से ब्लड लीक ना हो पाए। तो सॉल्युबल फिब्रोनोजेन का कन्वर्ट हो जाना इनसॉल्युबल फिब्रिन में, इसको हम कोएगुलेशन कहते हैं, जो कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस की वजह से सॉल्युबल फिब्रोनोजेन इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट होता है ताकि ब्लड की लीकेज को स्टॉप किया जा सके। तो चलिए अब हम कोएगुलेशन के प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। हम कोएगुलेशन का प्रोसेस डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे और इस हवाले से अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे इनबॉक्स भी कर सकता है। तो ये एक आपकी ब्लड वेसल है और आपकी ब्लड वेसल इस जगह से डैमेज हो चुकी है और ये आपकी एक इनर मोस्ट लेयर है ब्लड वेसल की, जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। पर्पल कलर से आप देख सकते हैं एंडोथेलियम है और ये एक आपकी आउटर मोस्ट लेयर है ब्लड वेसल की। तो डैमेज ब्लड वेसल आपकी जब हो जाती है तो ये ब्लड के अंदर कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करती है। उन केमिकल्स के सिक्रीट होने की वजह से आपकी जो सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स जो कि इनएक्टिवेट होते हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं ये आपकी डैमेज ब्लड वेसल की जगह पे आके जमा होना शुरू हो जाते हैं और ये आपके प्लेटलेट्स आपके डैमेज ब्लड वेसल की जगह पे आके जमा होना शुरू हो चुके हैं। और ये जो आपका जो प्लग बना है, इस प्लग को, जो कि प्लेटलेट्स की वजह से बना है, इस प्लग को आप कहते हैं प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग। और ये जो प्लग है प्लेटलेट्स का ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो मज़ीद इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स आपके मज़ीद केमिकल्स ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं, जिससे आपके जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि आपके ब्लड के अंदर मौजूद हैं, नॉर्मली वो भी आपके इनएक्टिवेट होते हैं और इन केमिकल्स के सिक्रीट होने की वजह से वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके एक्टिवेट होते हैं तो वो सीरीज ऑफ रिएक्शन की वजह से फिब्रोनोजेन को फिब्रिन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिब्रिन स्ट्रैंड्स इन प्लेटलेट प्लग के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इस प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ऐसे प्लग को जिसमें आपके प्लेटलेट्स और फिब्रिन स्ट्रैंड दोनों मौजूद हों, ऐसे प्लग को फिर आप सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग कहते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग इनफ होता है ताकि ब्लड जो है इस डैमेज जगह से लीक ना कर पाए। तो चलिए आइए अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप कोएगुलेशन का प्रोसेस अगर समझ चुके हो, कोएगुलेशन का प्रोसेस आपका सॉल्युबल फिब्रिनोजेन से इनसॉल्युबल फिब्रिन का बनना है। तो ये इंट्रिंसिक पाथवेज हैं और एक्सट्रिंसिक पाथवेज हैं। इन दोनों पाथवेज का मकसद सॉल्युबल फिब्रिनोजेन से इनसॉल्युबल फिब्रिन का बनाना है। इंट्रिंसिक पाथवेज जो हैं वो आपका ब्लड इनिशिएट करवाता है और एक्सट्रिंसिक पाथवेज जो हैं वो आपका टिश्यू इनिशिएट करवाता है। ये दोनों पाथवेज आपके होते तो ब्लड में, लेकिन अगर ब्लड खुद
इसको इनिशिएट करवा रहा है तो इसलिए आप इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। और अगर टिश्यूज़ इसको इनिशिएट करवा रहा है ब्लड के अंदर तो आप इसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड से बाहर से इनिशिएट हो रहे हैं। तो इंट्रिंसिक पाथवे आपका ब्लड खुद इनिशिएट करवाता है ऐसे पाथवे, ऐसे रिएक्शन जो कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवा पाएँ। और एक्सटेंसिव पाथवे में टिश्यूज़ आपके रिएक्शन करवाता है ब्लड के अंदर, और ताकि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया जा सके। तो दोनों पाथवेज का अल्टीमेट गोल यही है कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराया जा सके, और ताकि ब्लड को लीकेज को स्टॉप करवा सकें। तो दोनों पाथवेज कॉन्सोलिडेट कर देते हैं, एक दूसरे को पोटेंशिएट करते हैं ताकि फिब्रिनोजन फिब्रिन में बन जाए। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें आपके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज डिस्कस हैं, रिटन डाउन है। इंट्रिंसिक पाथवे जो कि ब्लड इनिशिएट करवाता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो कि टिश्यूज इनिशिएट करवाते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे जब आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो डैमेज ब्लड वेसल्स में आपके डैमेज एंडोथेलियल सेल सर्टेन केमिकल्स ब्लड में सिक्रीट करते हैं। उन केमिकल्स के सिक्रीट होने की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि ब्लड के आप मौजूद होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो पहला क्लॉटिंग फैक्टर जो कि एक्टिवेट होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स को आप ए लिख के शो करते हैं। तो जिन फैक्टर्स के आगे ए लिखा हुआ है ये एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, और जिन पे नहीं ये लिखा वो इनएक्टिवेट है। तो फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है डैमेज ब्लड वेसल्स के कुछ केमिकल सिक्रीट होने की वजह से। तो ये 12 एक एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर है, और ये एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 12 देन आपका क्लॉटिंग फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, और 11 क्लॉटिंग फैक्टर देन आपका क्लॉटिंग फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जब एक एक्टिवेट होता है तो वो दूसरे वाले को जाके एक्टिवेट कर देता है। तो इसी यही आपके सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, यही आपके पाथवेज हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर 9 एक्टिवेट होने के बाद क्लॉटिंग फैक्टर 9 अपने साथ फैक्टर 8 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है। इसी के साथ एक्सटेंसिव पाथवे जो कि आपका टिश्यूज़ इनिशिएट करवाता है, और टिश्यूज़ जो हैं वो आपके क्लॉटिंग फैक्टर 3 को सिक्रीट करते हैं। अगर आपके ब्लड वेसल्स डैमेज हों तो टिश्यूज़ क्लॉटिंग फैक्टर 3 को सिक्रीट करेंगे, और टिश्यू फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 3 को हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। तो ये टिश्यू फैक्टर या क्लॉटिंग फैक्टर 3 आपके देन क्लॉटिंग फैक्टर 7 को एक्टिवेट कराता है ब्लड के अंदर, और क्लॉटिंग फैक्टर 7 देन कॉम्प्लेक्स बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर 3 के साथ, और फिर ये भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों पाथवेज एट द एंड आपके क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर देन आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में करता है, और थ्रोम्बिन फिर आपका फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो कि स्टेबलाइज मजीद होता है क्लॉटिंग फैक्टर 13 की वजह से। तो एक तो आप देख सकते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पाथवे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों आके कॉमन हो जाते हैं, और इसलिए ऐसी जगह को हम ऐसे स्टेप्स जहाँ पे आके दोनों एक ही काम कर रहे हों, ऐसे प्रोसेस ऐसे स्टेप्स को हम कॉमन पाथवे भी कहते हैं। सो इस प्रोसेस की मदद से इंटेंसिव एक्सटेंसिव पाथवे की प्रोसेस की मदद से ही आपकी कोएगुलेशन हो पाती है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका क्लॉट आपकी जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग है वो मज़ीद आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। राइट, तो कोएगुलेशन को समझने के बाद अगर हम एंटी कोएगुलेंट का मतलब समझें तो एंटी कोएगुलेंट का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जो कि कोएगुलेशन को ना होने दे, ऐसा प्रोसेस जो कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट ना होने दे। तो जब कोएगुलेशन नहीं होगी आपकी तो ब्लड आपका थिन हो जाएगा, और ब्लड के ज़्यादा चांसेस हैं लीक होने के। तो एंटी कोएगुलेंट्स को इसलिए हम ब्लड थिनर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को थिन कर देते हैं, कोएगुलेशन नहीं होने देते, और ऐसी तमाम ड्रग्स को हम एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स भी कहते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशंस और डिजीज़ होती हैं जिसमें आपको कोएगुलेशन नहीं करवानी होती, जैसे कि हार्ट अटैक है, जैसे कि अगर वो स्ट्रोक का पेशेंट है तो इसमें आपको ब्लड को थिन रखवाना ज़रूरी होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी आप एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स देते हैं। तो एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स आपकी बहुत सारी हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स जो एंटी कोएगुलेंट्स में आती हैं वो आपकी एपिक्सापेन, डेबिगेट्रन, एनोक्सोपेरिन, हेपरिन, रिवारोक्साबेन और वारफेरिन। और इस एक्सपेरिमेंट में जो हम एंटी कोएगुलेंट ड्रग का रैट के ऊपर इफेक्ट चेक करेंगे वो दो ड्रग्स हैं, एक आपकी रिवारोक्साबेन है और एक आपकी वारफेरिन है, इसलिए इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखे हुए हैं। रिवारोक्साबेन जो है वो फैक्टर
10 को इनहिबिट करता है, और जब फैक्टर 10 इनहिबिट होता है तो अल्टीमेटली आपका फैक्टर 10 के इनहिबिट होने की वजह से मज़ीद आगे रिएक्शंस कंट्रीब्यूट नहीं हो पाते, इसलिए फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होता, ब्लड कोएगुलेट नहीं करता। तो रिवारोक्साबैन इज अ फैक्टर 10 इनहिबिटर। वारफेरिन आपका गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिटर है। गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम आपके लिवर को चाहिए होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए, तो वारफेरिन इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो जब ये एंजाइम नहीं रहता तो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स भी जो हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट ना होने की वजह से फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा और कोएगुलेशन नहीं होगी। राइट, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको एक अदद रैट चाहिए होगा, आपको लेंसेट्स चाहिए होंगी ताकि आप एनिमल की जो टेल है वो प्रिक कर सकें, कॉटन स्वैब चाहिए होगा, आपको फिल्टर पेपर चाहिए होंगे, फीडिंग ट्यूब चाहिए होगी जिससे आप एनिमल को ड्रग दे सकें, और आपको ड्रग चाहिए होगी एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन एंड रिवारोक्साबैन। तो प्रोसीजर ये है कि आप पहले रैट को रिस्ट्रेन करें, और हम जो जगह जो एनिमल की जो हम पंक्चर करेंगे वो आपकी टेल है। तो आप रैट को रिस्ट्रेन करें रिस्ट्रेनर से, और एनिमल की टेल को आप पहले क्लीन कर लें इथेनॉल स्वैब से, और उसके बाद लैंसेट से एनिमल की जो टेल है उसको आप प्रिक करें, और प्रिक करने के बाद हर 15 सेकंड के बाद आप फिल्टर पेपर पे एनिमल की टेल को उससे टच करवाएं और नोट डाउन करें ब्रीडिंग टाइम, और उसके बाद आप एंटीकोएगुलेंट ड्रग दे दें एनिमल में, और उसके 30 मिनट्स आप वेट करें। 30 मिनट्स के बाद आप इस प्रोसीजर को अगेन रिपीट करें, एनिमल की टेल को आप फिल्टर पेपर के साथ हर 15 सेकंड बाद टच करें और टाइम नोट डाउन करें ब्लीडिंग का, और फिर आप दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कर लें कि ड्रग देने से पहले एनिमल की ब्लीडिंग कब तक थी और ड्रग देने के बाद एनिमल की ब्लीडिंग कब तक थी फिल्टर पेपर पे। तो जो इस एक्सपेरिमेंट में एनिमल रैट का जो हमने लिया था उसका वेट 250 ग्राम्स था, और जो दो ड्रग्स हमने ली थी वो वारफेरिन और रिवारोक्साबैन है, और जिस डोज में हमने दी है वो वारफेरिन 0.2 मिलीग्राम पर केजी ओरली दी थी रैट में, और रिवारोक्साबैन 10 मिलीग्राम पर केजी ओरली हमने दी रैट में। ड्रग देने से पहले इनमें वारफेरिन वाले रैट में ड्रग देने से पहले एनिमल का जो ब्लीडिंग टाइम था वो 10 सेकंड्स था, और ड्रग देने के बाद एनिमल का ब्लीडिंग टाइम 20 सेकंड्स, यानी कि 10 सेकंड्स पे एनिमल का ब्लीडिंग स्टॉप हो गई थी ड्रग देने से पहले, और जब आप एनिमल को आपने ड्रग दे दी तो 20 सेकंड्स के बाद आपकी एनिमल की ब्लीडिंग स्टॉप हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एनिमल में वारफेरिन ने कोएगुलेशन के प्रोसेस को बहुत डिक्रीज कर दिया है। सिमिलरली रिवारोक्साबैन ड्रग देने से पहले एनिमल में आपका 8 सेकंड ब्लीडिंग टाइम था, और ड्रग देने के बाद आपका टाइम 15 सेकंड जो कि मज़ीद बढ़ गया। इसका मतलब ये भी हुआ कि रिवारोक्साबैन ने भी कोएगुलेशन को डिक्रीज किया। तो डेट शोज के दोनों ड्रग्स ने अपना एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। थैंक यू वेरी मच।